Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू द एविएशन इंजीनियरिंग चैनल बाय धीरेन्द्र रावत। और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आपके लिए CR66 लेके आया हूँ आज। तो बेसिकली आप जानते हैं कि अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या कोर्स या कोई भी आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ द CR66 इन द एविएशन फॉर द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि है क्या ये CR66। व्हाट इज दिस? दिस इज कार? नो, दिस इज नॉट द कार। CAR सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, दैट इज 66। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप एमई का कोर्स कर रहे हैं, एमई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी CR से आपका सामना हुआ होगा। CR21 हुई, CRM हुई, CR145 हुई, CR66 हुई। तो ये सभी अपने आप में एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। लेकिन CR66 आपके लिए बेसिक है अगर आप एमई बनना है, बिकॉज क्योंकि आप भाई जो भी आप एमई बनना है उसका लाइसेंसिंग करेंगे, और लाइसेंसिंग के लिए जो पार्ट प्ले करती है वो है CR66। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ द CR66। एज यू नो, this section of the aircraft maintenance engineering defines the license of aircraft maintenance engineers। मतलब कि आप CR66 का अगर स्कोप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप एमई का अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द CR66। सो लेट्स स्टार्ट द CR66। ठीक है, जैसे कि आप 66A.01 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी पे, वो आपको जो दिखेगा वो आपको स्कोप देखना है। तो इस स्कोप में आप देख रहे होंगे कि आप इसमें एमई के लाइसेंस और उनकी एप्लीकेशन, इशू एंड कंडीशन ऑफ वैलिडिटी के एमई का लाइसेंस कहाँ तक वैलिड है, क्या कंडीशंस है, क्या इश्यूज हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम पार्ट 1 में देखेंगे इसकी कहाँ तक CR66 के A01, A03, A05, A010 एंड A020। इस वीडियो में हम इतना कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखें स्कोप क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कोप क्या है, इसका एमई का लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। ठीक, रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन, इशू और वैलिडिटी सब इसमें आप देखेंगे। अब लाइसेंसिंग की कैटेगरी पे आते हैं। देखिए, अगर आप एमई बन रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज से करना है, लगभग हम जिस कॉलेज से हम लोग पढ़े हुए एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि गवर्नमेंट एक इकलौता कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें से 3 ही कैटेगरीज हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर दैट इज मैकेनिकल है, दूसरा आप देखेंगे एवियोनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाला एवियोनिक सिस्टम के लिए है, और दूसरा हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स है। तो ये 3 कैटेगरीज आर देयर, बट देयर आर टू मेनी कैटेगरीज, बट इन आवर कॉलेज देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज। तो देखते हैं क्या हम एमई का लाइसेंस कितनी कैटेगरीज में ले सकते हैं। बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज, कैसे बोल सकते हैं, A, B एंड C। लेकिन A के अंदर आप देखेंगे B के अंदर आपकी 3 कैटेगरीज आती हैं, B1, B2 एंड B3। A के भी अंदर आपकी 4 कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरी C इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक, तो कितनी कैटेगरी में? बेसिकली 3 कैटेगरी, A, B एंड C। A को अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो A और B1, मतलब A और B1 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि A और B1 जो कैटेगरीज है वो 4 डिवाइडेड है फर्दर कितने में, कि जो A1, A2, A3, A4 और B1.1, B1.2, B1.3 एंड B1.4, ये 4 सब कैटेगराइज हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो A1 एंड B1.1 किसके लिए? एयरप्लेन्स टरबाइन के लिए, मतलब जो टरबाइन यूज करते हैं एयरप्लेन्स उनके लिए है। उसके बाद हम बात करें A2 और B1.2 की, तो ये वो एयरप्लेन्स होंगे, वो कैटेगरी के एयरप्लेन लाइसेंस ले सकते हैं जो एयरक्राफ्ट पिस्टन एयरक्राफ्ट में पिस्टन इंजन यूज कर रहे हैं। ठीक है, A3 और 1.3, B1.3 वाले जो होंगे वो हेलीकॉप्टर्स टरबाइन, जो कि हमारे कॉलेज में आप जानते हैं B1.3 और B1.2 मतलब एयरप्लेन टरबाइन और हेलीकॉप्टर्स और टरबाइन के लिए है। ठीक, A4 एंड B1.4 हेलीकॉप्टर जो कि पिस्टन यूज कर रहे हैं उनके लिए है। अब बात करते हैं वही सबसे B3 कैटेगरी जो न्यू है, वो किन के लिए है? ये उन एयरक्राफ्ट के लिए है जिनका वजन 2000 kg से कम है या 2000 kg है। ठीक, मतलब वो नॉन प्रेशराइज एयरक्राफ्ट है। मतलब कि कैसे एयरक्राफ्ट है, सबसे पहले याद रखेंगे B3 में 3 चीज याद रखनी है। पहली बात, पिस्टन इंजन, नॉन प्रेशराइज्ड एंड 2000 kg और बिलो, मतलब 2000 kg हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 66A.05 की एयरक्राफ्ट ग्रुप्स की। अब भाई एयरक्राफ्ट के क्या ग्रुप्स होंगे, तो अगर हम रेटिंग करें लाइसेंस के हिसाब से एयरक्राफ्ट की, तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 होते हैं। अब देखिए ग्रुप 1 में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट, मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट आप जाएंगे तो आप CR145 में एक डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स मोटरक्राफ्ट। ठीक, तो उसमें आप देखेंगे कि कितने पैसेंजर्स के बेसिस पे, सीट्स के बेसिस पे डिफाइन किया हुआ है। मेंटेनेंस पे बेसिस CR145 जो आप पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स पावर एयरक्राफ्ट का ही करती है मेंटेनेंस। तो वो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट हो एज वेल एज इंजन हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन विद मैक्सिमम सर्टिफाइड मास एंड एल्टीट्यूड एक्सीडिंग FL 290 जो आपको दिख रहा है, मतलब उनका एक्सीडिंग मतलब एल्टीट्यूड, उड़ने का एल्टीट्यूड है वो फ्लाइट 290 है।
एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद फ्लाई बाय सिस्टम। फ्लाई बाय सिस्टम समझ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर कंट्रोल। जैसे कि पहले होता था कि केबल्स वगैरह लगाई रहती थी कंट्रोल सरफेस से रिलेटेड, लेकिन अब फ्लाई बाय सिस्टम हो गया, मतलब कि अब सब कुछ कम डिजिटलाइज्ड हो गया है, फ्लाई बाय वायर सिस्टम हो गया है। एंड अदर एयरक्राफ्ट रिक्वायरिंग एन एयरक्राफ्ट टाइप एंड डिफाइंड सो बाय द डीजीसी है, डीसी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दैट इज द अथॉरिटी, मतलब बोल सकते हैं अथॉरिटी है ये पूरे इंडिया में एविएशन के लिए। तो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट आएंगे, हेलीकॉप्टर्स आएंगे जिनका फ्लाइट एक्सीडिंग एल्टीट्यूड फ्लाइट 290 है। उसके बाद ग्रुप 2 बात करेंगे। देखिए ग्रुप 2 में वो एयरक्राफ्ट आएंगे जो ग्रुप 1 में नहीं होंगे, मतलब अदर देन ग्रुप 1, बट उसमें भी सब ग्रुप्स आ जाएंगे 3। कौन से? सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी और सब ग्रुप सी, मतलब 2A 2B प्लस 2C। 2A में कौन से आएंगे? सिंगल टर्बो प्रोपेलर इंजन, मतलब टर्बो टरबाइन के लिए, प्रोपेलर मतलब प्रोपेलर के लिए, इंजन एरोप्लेन। सेकेंड 2B में सिंगल टरबाइन इंजन हेलीकॉप्टर्स आएंगे, सिंगल पिस्टन इंजन आ जाएंगे हमारे 2C में। ठीक, अब आते हैं ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में कौन से आएंगे? पिस्टन इंजन एरोप्लेन अदर देन ग्रुप 1, मतलब पिस्टन इंजन के एरोप्लेन्स हों अदर देन ग्रुप, जो ग्रुप 1 में नहीं आ पाए हैं। देखिए अब आते हैं 66A.10 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर आप एमी बनने जा रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन दर्ज करनी पड़ेगी डीजीसी के लिए। तो आप उस एप्लीकेशन में देखिए, मैं इस वीडियो में आगे ही आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सीए फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो सीए फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप एमी अगर लाइसेंस के लिए ले रहे हैं तो कम से कम 11 फॉर्म्स होते हैं, उनके आपको नाम पता होना चाहिए कौन से में क्या भरा जाएगा। तो सीए फॉर्म अगर आप एप्लीकेशन एमी लाइसेंस के लिए ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सीए फॉर्म आपको भरना है। तो सीए फॉर्म आप कौन सा भरेंगे? 1901 या 2। 1901 आप भरेंगे किसके लिए? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लाइसेंस के लिए, एमी लाइसेंस के लिए। ठीक, वो भी कैसे? आपको नेसेसिटी जितनी फीस आप जिस कैटेगरी में ले रहे हैं उसकी फीस आपको डीसी ने कैटेगराइज कर रखी होगी, तो उतनी फीस के साथ आप 1901 फॉर्म एप्लीकेशन के साथ भर के जमा कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ए पॉइंट में ये पढ़ लिया आपने, अब आप देख रहे हैं कुछ बी पॉइंट पर रिजर्व लिखा हुआ है। अभी रिजर्व क्या होता है? रिजर्व मतलब कि डीजीसी ने इसको अभी छोड़ा हुआ है, इसमें आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जहां भी रिजर्व आपको किसी भी सीआर रिक्वायरमेंट में मिलता है तो रिजर्व मीन दैट शुड प्लेस भी शुड बी वेकेंट, इट देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट कम्स इन द फ्यूचर फर्दर। ओके, प्लस सी पॉइंट। सी पॉइंट्स में क्या आ जाएगा? इन एडिशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको अपनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जिनमें आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं वो आपको भरना पड़ेगा उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि आप करंट और मतलब अगर आप किसी अपनी कैटेगरी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1902 फॉर्म भी भर सकते हैं। किसके लिए? फर्दर उसके लिए, अगर आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, सब कैटेगरीज को यूज करना चाह रहे हैं, एडिशन मतलब अगर आप जैसे किस कैटेगरी में है अगर आपको दूसरी कैटेगरी में भी लेना है तो आप क्या करेंगे? फर्दर उस लाइसेंस को सीए फॉर्म 1902 के साथ मतलब कि एक्सटेंशन के लिए डाल सकते हैं। अब डी और ई तो पॉइंट दोनों फिर से रिजर्व हैं। अब हम बात करते हैं एफ पॉइंट की, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आपको एप्लीकेशन के टाइम पर देना पड़ेगा। अब आते हैं 8.15 एलिजिबिलिटी पर। हालांकि एलिजिबिलिटी क्या होती है तो आपको हम बता दें, अगर आप इंटर मतलब क्लास 12 पास आउट हैं देन यू कैन मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द क्या? एमी लाइसेंस। ठीक, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कैटेगराइज, मतलब क्या व्हाट आर द नेसेसिटीज और एलिजिबिलिटी फॉर द एमी लाइसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास द 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड, मतलब पीसीएम से आप 10+2 पास आउट होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब या उसके अलावा आपको इक्विवेलेंट 10+2 के इक्विवेलेंट कोई भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी आस्क्ड इन द मॉड्यूल 10 एग्जामिनेशंस आल्सो दैट व्हाट इज द इंजीनियर्स एज लिमिटेशंस। एज क्या है उसकी स्टार्टिंग एज? तो कम से कम अगर एप्लीकेंट जो है एमी लाइसेंस चाह रहा है कम से कम उसकी 18 एज होनी ही चाहिए। क्या? वन शुड मोर रिमेंबर क्या कि एमी लाइसेंस होल्डर शेल एटलीस्ट बी 18। अब 8.15 तक आप पढ़ लिए। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम 8.15 से फर्दर पढ़ाएंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी चीज़। थैंक यू।